हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में करे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में हमारे सीबीएसई में कई बार हमारे रिपीट भी हुए हैं और आए भी हैं कुछ सालों में हमारे। ठीक है, आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बस आप अपना फोकस बना के रखिए, ध्यान से देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए चीजों को। और एक मैं चाहूंगी कि एक आप अलग एक रजिस्टर आप बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी चीजें अपने नोट डाउन करके रख सकते हैं। साथ में अपना प्रैक्टिस भी कीजिए और नोट डाउन भी करते रहिए उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, फाइंड एलसीएम 96 एंड 404। यानी इसी का हमें क्या निकालना है। ये दो हमें नंबर दे रखे हैं और इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, जबकि हमें एचसीएफ कितना दिया है, इज 4 लिखा है। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका आपका क्या मीनिंग निकलता है। यहाँ पे ये आपको दो नंबर दिए हुए हैं क्या, और लिखा क्या है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ये बोथ नंबर जो है आपके, उसका एचसीएफ आपको ये दिया है 4 दिया है और आपको एलसीएम निकालना है फिर इन्हीं नंबर का। यानी आपको सीधी सी भाषा में एचसीएफ गिवन है और आपको एलसीएम निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चले आगे। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। एक बात का आप ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कई बार ये चीज आपको बताई है कि सबसे पहले आप स्टेप वाइज चलेंगे, अपना गिवन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू की जो भी सॉल्यूशन है आपका कैलकुलेशन है वो करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इनके मार्क्स आपके दिए जाते हैं, ये 2 नंबर्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और इनकी मार्किंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। यानी फॉर्मूला के भी आपके मार्क्स होते हैं, आपके जो आप गिवन आपको दे रखा है उसके भी मार्क्स होते हैं, बाकी जो आप कैलकुलेशन करोगे आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सब पूरी स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे। ठीक है, देखो कैसे आपको गिवन क्या है। सबसे पहले आप गिवन लिख लो कि आपको एक तो एचसीएफ दिया है। ठीक है, कितना दिया है, एचसीएफ 4 दिया है। अब आपको जो नंबर्स दिए हैं, नंबर्स आप लेट भी कर सकते हो, लेट कर लो। लेट ए इक्वल टू आपका हो गया 96 और बी इक्वल टू आपका हो गया 404 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम। क्लियर। अब आप लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, इससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जब मैंने आपको चैप्टर करवाया है ये रियल नंबर। तो एक बार और जाना, उसको रिवाइज करना कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, और उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, खुद से देखना पहले, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा जब ऐसा क्वेश्चन आता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे आप यहाँ, यानी ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हो क्योंकि आपने ए मल्टीप्लाई बी को ए और बी लेट किया है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब एचसीएफ कितना दिया है आपको 4, यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम आपको नहीं दिया, यानी आपको एलसीएम क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब बची ए की वैल्यू कितनी है आपकी 96। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ए और बी की वैल्यू 96 मल्टीप्लाई 404। क्लियर हो गई इतनी बात। बस यहाँ से आप एलसीएम फाइंड कर लेना, 96 मल्टीप्लाई 404 एंड अपॉन ये 4 कहाँ आएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखो 4 से साफ साफ पता लग रहा है ये इतनी बार इससे कट हो रहा है हमारा। बस अब 101 को आप 96 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। नाइन सिक्स, तो ये आ गया आपका एलसीएम आंसर।
आ गई बात समझ में? तो बस हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है हर चीज को। आपका जो गिवन पार्ट है आप वो लिखोगे, पहले जो फाइंड करना है वो लिखोगे, उसके बाद आप फार्मूला लिखोगे अपना, और फिर उसमें फार्मूले में वैल्यू रख के आप जो है उसकी कैलकुलेशन दिखाओगे यहाँ पे। क्लियर? चल अगला करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, यानी हमें एलसीएम गिवन है एंड देयर एचसीएफ इज 13, एचसीएफ भी हमें गिवन है। अब क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर नंबर। लग गया ना वही वाला फार्मूला जो अभी अभी मैंने करवाया आपको। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं हम इसको। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप गिवन लिख लो, जो जो भी आपको गिवन चीजें दी हैं आप उन्हें नोट डाउन कर लो। एलसीएम इक्वल टू कितना दिया है आपको, 182। आप क्या दिया है आपको, एचसीएफ भी आपको गिवन है, वो है आपका 13। ठीक है, अब वन ऑफ द नंबर्स, हम नंबर्स क्या मानते हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, ये हमने नंबर्स मान लिए अपने। अब हमारे तो इसमें से ही ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ए हमने मान लिया 26 हो गया। ठीक है, अदर नंबर जो बी है हमें वो फाइंड करना है अब। ठीक, अब लगाओगे आप फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, या यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, ए इंटू बी, फिर आपने क्योंकि नंबर जो है ए और बी लेट किए हैं हमने, तो हम वो लिख देते हैं फिर यहाँ। अब आप सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। देखो एचसीएफ कितना है हमारा, 13 है, इसके प्लेस पे हमने 13 कर दिया। एलसीएम कितना गिवन है आपका, 182 है। ठीक है, 182 लिख दिया हमने। ए कितना है आपका, वन नंबर जो गिवन है वो है आपका 26, और आपको अदर नंबर करना है फाइंड। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन करके दिखा दो। ये ऊपर ही रहेगा हमारा, 13 मल्टीप्लाई 182, जो बी के साथ है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो आराम से कट हो जाएगा, 13 2 जा 26, और 2 से ये भी हमारा कट रहा है। देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो ये हमारा अदर नंबर जो आया हमारा, यहाँ लिख सकते हैं हम अदर नंबर। सो देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 91 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न ये स्टेप बाय स्टेप चलने का ये जरूर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे यहाँ से शुरू करा और खत्म कहानी, नहीं, आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा 2 में से, और नंबर इसके भी, क्योंकि नंबर आपके स्टेप वाइज मिलते हैं, तो ध्यान से करना। ठीक है, देखो कुछ ये और क्वेश्चंस हैं, है ना, जो सेम है। अब ये है जैसे गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, यानी इज 45, यानी यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना दिया है आपको, 45 गिवन है, और फाइंड द एलसीएम निकालना है इन्हीं नंबर्स का। सेम क्वेश्चन है, तो ये आप करोगे होमवर्क के लिए हो गया, ये आपके, ये आप करोगे घर से। ठीक है, इसको आप ट्राई खुद करोगे, खुद से करना है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5। फिर से पढ़ो, द एचसीएफ ऑफ, क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, टू नंबर्स का क्या है एचसीएफ, 5 है, यानी एचसीएफ आपका क्या गिवन हो गया यहाँ पे, एचसीएफ आपका गिवन हो गया 5। अब एंड दियर एलसीएम इज 200, यानी एलसीएम भी आपको यहाँ पे गिवन हो गया 200। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, तो आपको वही करना है, आपने गिवन वैल्यू लिख ली, अपना फार्मूला लगा दोगे आप, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, और यही आपको फाइंड करना है। बस एचसीएफ इसकी वैल्यू रखोगे आप, एलसीएम की वैल्यू रखोगे, और ये आ गया आपका एबी की वैल्यू 1000, है ना, हाँ ठीक है, ये आ गया आपका एबी इक्वल, दैट्स इट, हो गया ये क्वेश्चन।
ये 2019 में आया हुआ है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं ये, और जरूरी नहीं है 2 नंबर में ही आए, ये भी आप ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पड़ जाते हैं। देखना अभी आगे भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो 3 मार्क्स में आया हुआ है, लेकिन अभी मतलब 3 नंबर में भी आया है वो एक बार, और वो एमसीक्यू में भी आया है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखना भी आना चाहिए। एमसीक्यू में आ गया तो आप अलग सॉल्व करके सिर्फ टिक लगाना है आपको, ठीक है, वहां कुछ सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और उसके बाद पूरा दिखाने हैं अपने सारे स्टेप्स। तो सभी स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर ऑफ जीरोस in the end of the number whose prime factorization is 2 की पावर 2 multiply पावर 5 की पावर 3 square into 17। आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है एक, और आपको ये पूछा है कि जीरो कितने हैं। इस जो फैक्टराइजेशन, जो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एंड में जीरो कितने आएंगे, यानी इसको फैक्टराइजेशन को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो लास्ट में एंड में हमारे कितने जीरो आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो सारे बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो उस टाइम में ही हमें ये सारा सॉल्व करना है। तो इसलिए इसका मेथड देखो, एक छोटा सा मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में ये नंबर लिख लोगे सबसे पहले, आपको जो नंबर गिवन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गिवन है, हमें गिवन है, हमें ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड 17, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां से आप कैसे करना शुरू करोगे, देखो यहाँ है 2 स्क्वायर हमारा, यानी इसको हम ओपन कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 3, 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया हमने। ठीक है, 2 स्क्वायर है तो इसको हमने 2 इंटू 2 2 बार लिख दिया। फिर से लिख सकती हूँ, हो गया ये भी, ये 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 है, यानी एक 5 आपका और बच रहा है। आप देखो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हो आपका क्या आ गया, 10, इसकी मल्टीप्लाई करके भी 10 आ गया, और 10 ये तो खाली बचा है हमारा, इससे फिर कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि हमें एंड में जीरो बताने हैं कि हमारे एंड में जीरो कितने आएंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई 10 जब आपने करा तो आपका क्या आ गया, 100, यानी हमारे जो लास्ट में लगेंगे, हमारे एंड में 2 जीरो हमारे आएंगे। एंड किससे होगा, ये 2 जीरो, यानी जब हम इसे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 स्क्वायर का क्या होता है, 3 स्क्वायर में तो आता ही नहीं है जीरो, 17 में कोई मतलब ही नहीं उठता है, आएंगे तो हमें 10, हमें मतलब ये है कि एंड की डिजिट में अगर हमें जीरो चाहिए तो हमारे पास किस किस नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 और 5 का, तभी तो हमारे पास 10 आएगा। आप चाहें वो 200 है आपका, तो आप 2 इंटू 10 लिख सकते हो, तो बता सकते हो हमारे 2 जीरो आ रहे हैं इसमें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब भी एंड में जीरो लाने को वो कहता है, तो एंड में जीरो लाने का मतलब यही हो जाता है कि हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर का हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का, 2 5 जा 10, तभी हमारी लास्ट की डिजिट जो होगी वो जीरो आएगी। आप इस बात को लिखेंगे कैसे, इस बात को आप इतना करने के बाद आप लिख सकते हो, देखो, सो द नंबर, पहले तो आप नंबर ऑफ जीरो पूछा, आप यहाँ पे लिख दोगे, सो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, कितने जीरो है आपके, 2 है, इज 2, ये तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप बताओगे भी तो उसे, अभी 1 मार्क्स और भी तो गेन करना है, इतने का तो आपको मिल गया, चलो 1.5 मार्क्स मिल गया, पर आधा मार्क्स और भी तो बचा है, वो भी तो लिखोगे, उसको क्यों गवाना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे उसको कि जीरो इज द कॉम्बिनेशन नंबर
कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, मतलब जीरो जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारे कुछ नंबर्स का, ठीक है। तो आप ये बात पहले लिख दोगे, जीरो इज द कॉम्बिनेशन नंबर, जीरो इज द कॉम्बिनेशन नंबर which carry zero किसमें, 10 में, 10 में ही उठाते हैं, ठीक है। एंड 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो पूरा, एंड 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5 लिख दो, या 2 के 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि ये इनका ही कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, 10 तो इसी का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद तो यानी विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, तो therefore having any number of zeros, therefore having any number of zeros, क्या होगा, तो मतलब आप ये समझते रहना कि हमें ये जो लाइनें हैं, हमें ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पास जीरो है, जीरो कैसे आएगा, यानी जीरो जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारे नंबर का, जो नंबर क्या है, जो है हमारे पास 10, और 10 किसका कॉम्बिनेशन है, 10 दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन है, 2 into 5 का। तो इसलिए हैविंग एनी नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, यानी हमें एंड में जीरो लाने के लिए, यानी हैविंग एनी नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, and we would require, ठीक है, having any number of zeros at the end, we would require having क्या क्या चाहिए हमें, 2 and 5 in pair, ये और लिख देना इन पेयर। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि हम भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नंबर हमने 2 बता दिए और कुछ करा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करी। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि जीरो इज द कॉम्बिनेशन नंबर विच कैरी जीरो इज 10 एंड 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 into 5। तो देयरफॉर वी वुड रिक्वायर क्या क्या, वी वुड रिक्वायर हैविंग 2 and 5 इन द पेयर। तो पेयर में हमें ये हमारा होना बहुत जरूरी रहता है कि 2 और 5 ये दोनों नंबर हमारे पास होने चाहिए, तभी हमारा एंड की डिजिट जो है वो जीरो आती है। इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों नंबर्स को लिया और इन्हें ओपन करके मल्टीप्लाई करा, बाद में जितने जीरो आए हमने बता दिया कि आंसर क्या है हमारा, 2 है, यानी हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, हमारे 2 हो गए हमारे। क्लियर हो गई ये बात, चले आगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, द HCF ऑफ 45 and 105 इज 15, यानी आपको ये 2 नंबर दिए हैं, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या दिया है, आपको 15 दिया है। तो फाइंड दियर LCM, बस आपको इसका फाइंड करना है LCM। सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के लिए करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आंसर आया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रही हूं मैं, अब मैं आ रही हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। क्लियर, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि 3 bells रिंग। अब ये हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट वेरी शॉर्ट, ये आते हैं आपके 3 मार्क्स में, ठीक है। अच्छा एक बात आप ध्यान देना, मैंने आपको जब MCQ करवाए थे तो ये MCQ में भी 1 नंबर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये जरूरी नहीं है आपका ये 3 मार्क्स में ही आए, बस ये है हाँ जरूर कि ये 3 से ऊपर 5 में नहीं आएगा आपके।
आएगा तो 3 में आएगा या एमसीक्यू में आएगा या 2 नंबर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए उनके स्टेप्स हमें पता होने चाहिए, हम किस तरह से उसे करेंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही चलना है हमेशा। कभी ऐसे नहीं सोचना कि इसमें एलसीएम निकाल दें, हम इसमें एचसीएफ निकाल देते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिखा है तो ये कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो 3 बेल्स है, रिंग्स एट अ इंटरवल, एक इंटरवल पे बज रही है। कितने कितने मिनट के? 4, 7 एंड 14 मिनट के अंतराल पे वो बज रही है। 4 मिनट बाद बज रही है, एक 7 मिनट बाद बज रही है, एक 14 मिनट बाद बज रही है। लेकिन ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, लेकिन बजना कब स्टार्ट होती है? वो 6 AM से। बजना वो 6 बजे से स्टार्ट होती है। When the 3 bells will ring together next, when the 3 bells will ring together next, अब अगली बार वो कब बजेंगी एक साथ? एक तो 6 बजे बज गई, यानी 6 बजे के ठीक बाद जो सबसे पहले टाइम में, जो सबसे नजदीकी टाइम होगा एक साथ बजने का, वो कौन सा होगा? कब बजेंगी वो? तो देखो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको पहले समझा देती हूँ थोड़ा सा कि क्या है। देखो 6 AM पे तो वो बजना स्टार्ट हो रही है। क्लियर? पहली बेल जो है, मान लिया हमने ये हमारी बेल 1 है। ठीक है, बेल 1 जो है वो 4 मिनट के अंतराल पे बज रही है, यानी पहली 6 बजे बजी अगर हमारी, तो दूसरी हमारी बज गई 6-4 पे, तीसरी हमारी बज गई 6-8 पे। 4-4 मिनट का अंतराल हो गया ना पहली बेल के लिए, वही कर रही हूं मैं। 4-8, अगली 6-12 पे। ठीक है, एंड एज इट इज इसी तरह से वो 4-4 मिनट के अंतर पे 6 बजे से बजती चली गई। ये कौन सी बेल है? बेल 1 है, क्योंकि 3 बेल्स है। ठीक है, बेल 1 है ये। अब बेल 2 जो है, अब बेल 2 की बात आई, बजनी तो ये भी 6 AM पे स्टार्ट हुई, सब एक साथ ही बज रही हैं, लेकिन ये कितने मिनट के अंतराल पे हो रही है? 7 मिनट के इंटरवल्स पे हो रही है। यानी पहली अगर 6 AM पे बजी है तो दूसरी कब बजेगी? 6-7 पे बजेगी, 7 मिनट के अंतर पे। अगली नेक्स्ट 6-14 पे बजेगी, नेक्स्ट ओ सॉरी 21। ठीक है, कितने के अंतर पे? 7-7 के अंतर पे बज रही है। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज। ठीक है, अब अगली बेल 3 ले लो। बेल 3 हमारी बजनी वही है, 6 AM पे स्टार्ट होती है, लेकिन अब की बार कितने मिनट का इंटरवल है? 14 मिनट का। यानी पहली हमारी 6 के बाद बजेगी 6-14 पे, नेक्स्ट बजेगी हमारी 6-28 पे, नेक्स्ट बजेगी हमारी 6 एंड एज इट इज। इस तरह से वो 14-14 मिनट के अंतराल पे बजती चली जाएगी। देखो मैं समझाना क्या चाहती हूँ आपको, समझाना ये चाहती हूँ यहाँ पे हमारे क्या 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 कितने कितने अंतराल पे बज रही है। पहले 6-4 पे बज रही है, फिर 8 पे बज रही है, फिर 12 पे बज रही है। यानी ये जो नंबर है हमारे, ये हमारे क्या है, इसी तरीके से वो 4-4 मिनट के अंतराल पे बज रही है। यानी ये जो नंबर है ये क्या है, हमारे मल्टीपल हो गए ना ये 4 के, क्योंकि 4-4 मिनट के अंतराल पे बज रही है वो। देखो 4-1 जा 4, 4-2 जा 8, 4-3 जा 12, इसी तरह से 4-4 जा 16, आगे वो 4-4 मिनट के। यानी यहाँ तो हमें क्या मिल गए? मल्टीपल मिल गए। फिर हमें मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब ये। तो सेकंड वाला भी चेक करो अपना, जो 7-7 मिनट के, देखो 7 पे बज रही है, फिर 14, फिर 21। यानी ये 7, 14, 21 क्या हो गए? ये मल्टीपल ऑफ 7 हो गए। ये हो गए 7-1 जा 7, 7-2 जा 14, 7-3 जा 21, 7-4 जा 28। ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 के हो गए। यहाँ पे भी चेक करो, देखो 14 पे, फिर 28 के अंतर पे, फिर हमारी 42 सेकंड पे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये भी आगे चल रहा है। तो ये किसके मल्टीपल है? ऑफ 14 के। यानी ये जितने भी हैं सब हमें मल्टीपल मिल रहे हैं, एक तरीके से मिल रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो गई, मल्टीपल मिल रहे हैं। यानी कि हमारे क्या होने चाहिए? अब यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए? यानी हमारे होने चाहिए कॉमन मल्टीपल।
मल्टीपल मिल रहे हैं और ये सब हमें क्या होने चाहिए हमारे, ये क्या हो रहा है हमारे, मतलब एक कॉमन चीज हमें मिल रही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका कब आया है, ये कौन से साल में आया है आपका, ये आपका आ रखा है, ये आपका आया है 2020 में आया है ये क्वेश्चन आपका। है ना, 2020 का क्वेश्चन है ये आपका, पास की ही बात है। ठीक है, अब देखो उस पे आते हैं, यानी ये जो हमारे जितने भी बज रहे हैं ये सब एक ही समय पे हमारे बजने शुरू हो रहे हैं और अगले नंबर भी जो बजेंगे वो हमारे, हमसे पूछा है एक ही टाइम से वो सब बजने शुरू हो रहे हैं। यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन। क्या चाहिए हमें इन तीनों में, कॉमन, क्योंकि ये सब एक साथ बज रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक ही टाइम से ये हमारे सब तीनों को, मतलब एक साथ ही हमारे बजना है इन्हें, हमारे क्या है, ये तीनों को एक साथ ही बजना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये हमें तीनों को एक साथ ही बजना है, यानी हमें चाहिए कॉमन, इन तीनों में चाहिए हमें कॉमन। और कॉमन क्या, ये जब सारे मल्टीपल है तो हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि सबको एक साथ बजना है हमेशा। ठीक है, तो हमें कॉमन चाहिए और ये सारे मल्टीपल आ रहे हैं हमारे, तो हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब सबसे नजदीकी वाला टाइम चाहिए हमें, कि यानी एक तो 6 बजे बज रहा है, इसके ठीक बाद यानी जो सबसे पहले का नजदीक का जो टाइमिंग होगा वो चाहिए, यानी सबसे लीस्ट, सबसे पहले, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा हमें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी हमें। आ गई बात समझ में। अब देखो इसमें अब इसको देखो लिखने का मेथड क्या होना चाहिए, ये चीज तो आपकी समझ में आ गई कि हमें लीस्ट कॉमन एलसीएम क्यों निकालना है। अब आपको ये पता लग गया कि ये जो 3 नंबर है हमें इसका सीधे सीधे एलसीएम निकाल देना है और अपना आंसर बता देना है कि भाई हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिखने का मेथड आप समझ लो कि आप लिखोगे कैसे उसे। तो देखो इसको लिखने का मेथड क्या होगा आपका, करोगे कैसे, क्योंकि पहले तो ये एमसीक्यू में है तो आपने टिक लगा दिया अलग सॉल्व करके, लेकिन इसको लिखने का भी मेथड होगा, तभी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर तभी पूरे मिलेंगे जब आप उसकी पूरी गिवन चीजें लिखोगे। क्या लिखोगे, क्या गिवन है आपको, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ इतना, यानी सबसे पहले हम ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थ्री बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ, ठीक है, ये लिखते हो 3 बेल्स रिंग at an interval of 4, 7 and 14 मिनट। क्लियर, आप यही लिख दोगे सबसे पहले। ठीक है, ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, ये भी लिखोगे आप, ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM। क्लियर, अब उसके बाद आप लिखोगे when the 3 bells will ring together next। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे when the 3 bells will ring together next we need to find, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, find their LCM। ठीक है, that is LCM of
4, 7 एंड 14। हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप कैसे फाइंड करोगे? 4 का एलसीएम निकाल लो, वो आप कर सकते हो। 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर। आप 7 का क्या होगा? 7 का तो 1 इंटू 7 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। 14 का क्या होगा? 2 7 जा हो जाएगा इसका भी सिंपली। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तो 7 की पावर 1 ही है, यहाँ पे भी 7 की पावर 1 ही है, 2 की पावर 2 आई गई है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर फैक्टर की। ठीक है, जो फैक्टर हमारे जो फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेके उनको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर ले लिया। बाकी 7 है तो 7 ले लिया, 7 की पावर तो 1 ही है हमारी, बस और तो कुछ नहीं बचा हमारा। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। 28 जो है मिनट बाद जो है वो रिंग दोबारा बजेंगी 28 मिनट बाद। यानी टाइमिंग क्या हो गया? हमारा टाइमिंग क्या हो गया? यानी वो बजेंगी जब, कब बजेंगी वो? विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। So finally bells will ring together at, अब 6 AM पे बज रही थी 28 मिनट। ये हम इजीली यहीं पे, हमें आवर में बदलने की आवर में जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस 6 AM पे बज रही तो 28 मिनट बाद क्या हो जाएगा हमारा? 6:28 AM पे ये दोबारा बजेंगी एक साथ। क्लियर हो गई बात? 28 मिनट बाद ही बच जाएंगी वो एक साथ। क्लियर? तो ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से सॉल्यूशन उसका करोगे। जल्दीबाजी कोई नहीं मचाओगे कि सीधे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, नहीं। पहले आप उसमें जो गिवन चीजें हैं वो पार्ट जरूर लिखोगे कि 3 bells ring at interval of इतने एंड ऑल 3 bells rang at 6 AM। और उसके बाद when the 3 bells will ring together next we need to find their LCM। उसके बाद LCM निकालोगे, दिखाओगे और तब आप आंसर लिखोगे bells will ring together at 6:28 AM। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 2020 में आया है, 3 मार्क्स में ही आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ। ठीक, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। आप यानी आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो इन दोनों नंबर से। ठीक, यानी कि आप ये देख के चलो कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास ये दोनों नंबर दिए हैं हमें। ठीक है, हमने मान लिया कि एक ऐसा नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, हमने ए मान लिया कि विच इज डिविजिबल बाय बोथ, यानी जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। यानी एक तो कॉमन होना चाहिए हमारा, ठीक है, जो दोनों ही नंबर से हमारा डिवाइड हो रहा हो। यानी एक तो ये हमारा क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ये बात पता लग रही है कि दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, कॉमन होना चाहिए। ठीक, और ये क्या होते हैं? ये मल्टीपल ही तो होगा एक तरीके के हमारे। जब उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं पूरा पूरा, तो ये हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा उसके मल्टीपल ही तो रहते हैं जो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर पाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, अब क्या है? स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट होगा, यानी एल, यानी हमारा ये क्या होना चाहिए? लीस्ट कॉमन, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो वो सबसे नजदीकी क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है? फिर हम इन दोनों नंबर्स का निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? अपनी भाषा में लिखेंगे ऐसे कि लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज ए। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज, देखो जैसा लिखोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होता है कि आपके कट हो जाते हैं नंबर, आपकी ही कमी रहती है लिखने में, तभी आपके मार्क्स कटिंग होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी ए विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। ये जो दोनों नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, तो हमें किस चीज की?
हमें सिंस तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया। तो ये निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें फाइंड करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ इन बोथ नंबर का। सो वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, दैट इज वो नंबर क्या क्या है हमारे, वो नंबर क्या क्या है, 306 एंड 657। तो अब आप इन दोनों नंबर्स का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। कैसे, फटाफट लो, 306 के आप फैक्टर करो, 2 से देखो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा ये भी, 3 नहीं 3 1 जा 3, 3 7 जा 17, तो प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से जाएगा नहीं। यानी हमारे क्या क्या फैक्टर आ गए एलसीएम निकालने के लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये आ गए हमारे 306 के फैक्टर। क्लियर। अब आप ले लो अगले वाले के 657 के फैक्टर ले लो, 657 के फैक्टर ले लो, किससे जाएगा ये, 3 से ही जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर से 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 73 इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी से नहीं जाएगा। यानी ये आपका हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 73। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम क्या हो गया फिर यहाँ पे देखो, 3 का क्या है यहाँ पे, 2 का क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 मल्टीप्लाई फिर 3 का देखो, 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है यानी 3 स्क्वायर, 17 की 1 ही है पावर 17, क्लियर, एंड 73 की 1 ही है पावर तो 1। अब इन सब की आप कर लोगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका आ जाता है आंसर, देखो 2 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 17 इंटू 73, 2 9 जा 18, 18 को करो आप 17 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 306, यानी यहाँ तक आपका आ गया 306, और 306 को आप कर दोगे 73 से मल्टीप्लाई, क्या आता है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 42, 7 3 जा 21, 8 3 तो ये आ गया आपका 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये आ गया आपका इनका एलसीएम आंसर। तो आपका ये क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका ये, विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, उसका भी हाफ मार्क्स कट हो जाएगा नहीं तो आपका। और स्टेप वाइज चलिए, जो गिवन पार्ट है वो आप जरूर लिखिए, उसके बाद समझिए कि क्यों ले रहे हैं हम। यहाँ पे ठीक है स्मॉलेस्ट लिखा है, बच्चे फटाफट उठा के एलसीएम कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों कराए हमने, एलसीएम लिया क्यों है आखिर हमने, तो वो आपको मैंने पूरा क्लियर कराया, अभी यहाँ बताया है, फिर से वीडियो को आप रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर ईयर्स में आया ही आया है, 2020 में आया है, 19 में आया है, 16 में आया है, ये क्वेश्चन की प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है, एक बार आप और देख लो यहाँ पे कि कैसे है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो हम हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं, यानी कि इसका उल्टा लेके चलेंगे, इसकी बात का खंडन करते हुए चलेंगे। हम क्या, हम ये लेट करते हुए चलेंगे कि लेट √2, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम ये लेके चलेंगे, लेट √2 इज a रेशनल नंबर।
ये मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि नहीं, मैं नहीं मान रही हूँ कि ये रेशनल है, मैंने तो ये मान लिया कि नहीं भाई ये मैं ये मानूंगी कि ये रेशनल है हमारा, मैं नहीं मान रही हूँ कि ये रेशनल है, मैं ये कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे ये मैंने ये मान लिया। अब जब मैंने रेशनल माना है तो आपको मालूम होगा कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ठीक है? तो वही मैं इस √2 को फिर लिख सकती हूँ, P/Q मैंने इसको लिख दिया कि √2 जो है फिर हमारा एक रेशनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन P एंड Q क्या होते हैं? रेशनल है तो क्या होता है P एंड Q? P where P and Q does not have any कॉमन नंबर। ये आप लिखोगे सब कॉमन नंबर, ये सब आपको लिखना ही होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। यानी ये को प्राइम नंबर जो है हमारे होंगे एक तरीके से। ये कॉमन नंबर डज नॉट हैव एनी कॉमन नंबर, कोई भी हमारा कॉमन नंबर का ये मतलब हो गया कि जैसे हमारा मान लो 4/16 है आपका, तो ये कट रहा है ना, अभी हमारा 2 से कट रहा है ना, या 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 काट सकते हैं ना। लेकिन 1 और 4 जो हैं हमारे, अब ये और तो नहीं कट सकता हमारा, अब तो ये 1/4 फाइनली हमारा ये आ गया ना, या 2/3 अगर हमारा दिया है तो यहाँ पे अब ऐसा तो कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर कट जाएं। तो वही मैं कह रही हूँ कि P एंड Q ऐसे नंबर हैं जो डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब वहां पे हमारी कोई कॉमन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर ये मैंने फाइंड किए हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्टेप वाइज स्टेप ही आप समझ सकते हो और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तभी आपकी समझ में आएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने करी, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और इसका स्क्वायर क्या हो गया हमारा P²/Q²। क्लियर? अब तो यहाँ पे हमने ये 2Q² अगर मैं ऐसे ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? तो Q² = मेरा यहाँ क्या हो गया P² ये 2 कहाँ आ गया मेरा, नीचे आ गया हमारा, ठीक है? यानी यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये शो हो रहा है यहाँ पे कि 2 क्या है, 2 इस P² को डिवाइड कर रहा है, P² को डिवाइड, यानी ये 2 जो है इस P² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर P होता है यहाँ पे तो उस P को भी तो डिवाइड करता, ठीक है ना? तो यानी ये 2 जो है हमारा क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिवाइड P², है ना? देन सो 2 डिवाइड ऑल्सो P, P को भी तो डिवाइड करेगा ही करेगा। फिर वो जब P² को डिवाइड कर रहा है, कोई एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है? मान लो 16 है हमारा, ठीक है? अब 16 यहाँ पे 4 है, 4² कर दिया हमने, यहाँ कर दिया हमने 4²/2 है, यानी 16/2 है। 2 जब पूरा पूरा कट गया, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर ना, तो 4 ही लिख दूं अगर मैं, तो ये 2 उसे भी तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ये मतलब बता रही हूँ मैं आपको, समझ में आ गई ना अब बात आपको कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा? तो जब 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम ये करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 2 डिवाइड ऑल्सो P कर रहा है ना, तो यानी P/2 लिख सकते हो आपको, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा है ना कि 2 डिवाइड P ऑल्सो, तो P/2 लिख सकती हूँ मैं। और मैंने ये मान ली कि लेट इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली n मान ली मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए, कि लेट यानी ये जो P/2 है ये n के बराबर है मेरा, इसकी जो वैल्यू है यानी इसको जो डिवाइड करके आ रहा है वो मेरा n आ रहा है, ये मैंने लेट कर लिया। क्लियर हो गई? यानी यहाँ पे मेरा P = कितना हो गया, 2n हो गया, यहाँ मेरा P = 2n। थोड़ी देर के लिए आप इसको तो 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए इक्वेशन, इसे आप 2 मान लीजिए। अब मैं ये जो P की वैल्यू है ये इसमें रख देती हूँ 2 में, ठीक है? देखो पुट
value put the value of p in इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में मैं p की जगह ये रख देती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया हमारा 4n स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2n स्क्वायर आ गया मेरा यहाँ। तो मैं n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, n स्क्वायर मेरा कितना हो गया फिर यहाँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ करा था कि 2 डिवाइड पी स्क्वायर देन 2 डिवाइड विल ऑल्सो p। ठीक है, तो यहीं पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 2 ऑल्सो विल डिवाइड क्यू को भी करेगा फिर डिवाइड, जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। यानी अब मैं क्या लिखूंगी क्यू अपॉन 2, और इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने मान ली, लेट द वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन 2 इज m। क्यू अपॉन 2 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली कि m है मेरी। तो यहाँ से मेरी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मेरी क्यू की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब देखो p की वैल्यू क्या आई थी 2m, एंड q की वैल्यू क्या आई मेरी 2m। ये p और q की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ से ये देखो आप, वैल्यू ऑफ p एंड q पुट इन 1, इक्वेशन 1 में रख दी मैंने इस इक्वेशन में। यानी मेरा क्या हो गया फिर √2 इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई 2n आई, तो ये रख दी मैंने 2n अपॉन q की वैल्यू मेरी 2m आई, यहाँ रख दिया मैंने 2m। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 और 2 ये कॉमन फैक्टर आ गए, लेकिन मैंने क्या कंट्राडिक्शन माना था, मैंने ये लिखा था कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ गए है ना, बट 2 इज कॉमन फैक्टर, तो दिस कंट्राडिक्शन क्या लिखेंगे हम, अच्छे से लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, तो लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ दिस कंट्राडिक्शन कैसे आया ये कंट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, क्योंकि हमने गलत माना कि वो रेशनल हो, तो ये क्या होगा फिर √2 इरेशनल होगा। सो √2 इज इरेशनल नंबर एज प्रूफ, ये हमारा प्रूफ होता है। समझ में आ गई बात। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, ये हमारा ये भी 2020, 2019 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ही है। आप इसमें और कुछ ज्यादा करना नहीं है, प्रूव दैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। वही कंट्राडिक्शन लगाओगे आप, लेट सॉल्यूशन में क्या कंट्राडिक्शन है, लेट 2 - √3 क्या है, इज अ रेशनल ले लोगे। ठीक है, आपने इसको रेशनल नंबर ले लिया, बस इसको भी जब रेशनल लिया है तो p अपॉन क्यू के इक्वल रखोगे। ठीक, और p और q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जहां पे वेयर p and q does not have any common factor।
बस अब इनमें क्या करना होता है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी पे। कैसे, बस आप इसमें क्या करोगे, इन सबको अलग कर लो, इस √3 को, जो भी रूट की वैल्यू होगी ना उसे आप अलग कर लोगे इसमें। कैसे, तो यहाँ पे √3 लोगे जब आप, -√3, तो ये P/Q, ये 2 इधर आ गया, -2 हो गया आपका। ठीक है, इस माइनस को अगर हटाना है तो कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ गया आपका, यानी ये सीधे सीधे मैं लिख देती हूँ, ये माइनस से माइनस आपका कट गया, 2 माइनस ये आपका हो गया P/Q, यानी √3 की वैल्यू जो आ गई आपकी ये आ गई। और यहाँ आप इसका एलसीएम लेते हो तो Q आया 2Q, इसके नीचे 1 मान के लो, Q से डिवाइड करा, Q को ऊपर मल्टीप्लाई करा, माइनस P, ये आ गया आपका एलसीएम लेके। बस आपको इतना सॉल्व करके देखना है, इतना करना है। अब आप क्या कर देखोगे, अब आप ये देखो कि जब भी हम रेशनल से रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल ही आता है हमारा, डिवाइड करते हैं तो रेशनल आता है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो रेशनल आता है, यानी ये पूरा नंबर आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया ये आपका। और ये आपको गिवन दिया ही है, ये आपको, हाँ, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, यहाँ आपको √3 इज इरेशनल ये गिवन है, गिवन है ये आपका। ठीक है, बस आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फिर ब्रैकेट में आप ये लिख दोगे, बिकॉज 2PQ आर द इंटीजर, बिकॉज 2PQ आर द इंटीजर्स, सो इट्स मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें, ये हर स्थिति में क्या रहेगा, हमारा रेशनल ही रहेगा। यानी कि इनको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, तो ये, सो दीज आर, यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, रेशनल हो गए ये आपके। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका, रेशनल हो गए, क्योंकि जब भी हम रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल मिलता है हमारा, ये मैंने आपको वीडियो में पूरा ओपन करके बताया हुआ है। ठीक है, रेशनल को रेशनल से अगर हम प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल को रेशनल से माइनस करेंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का सम कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस कर लो, जो भी कर लो, आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा है रेशनल, ये हमें मिल गया रेशनल, और लेकिन हमारा ये क्या है, ये है हमारा इरेशनल नंबर मिला है। √3 इज इरेशनल गिवन है हमें, और ये जो इरेशनल नंबर है ये हमारे रेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू और रॉन्ग असम्पशन। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, जो हमने रॉन्ग माना है कि वो रेशनल है। 2 माइनस √3, therefore 2 माइनस √3 is irrational number। Hence proof होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक, तो ये क्वेश्चन करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अपना ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में एमसीक्यू के करवाए हैं, और इसमें मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर करवाए हैं, सारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो करवाए हैं आज की वीडियो में, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, जो लास्ट कई सालों में हमारे पूछे गए, 16 में, 17 में पूछे गए, 20 में पूछे गए, 19 में पूछे गए, 21 के करवाए हैं मैंने आपको। तो इन सबको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए,
और अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जो प्रॉब्लम होती है आप बताइए जरूर। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।